आज हम बात कर रहे हैं MLOps स्किल्स की, और वो भी सिर्फ 30 दिनों में कैसे सीखी जाए, इसका एक पूरा प्लान है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, एक डिटेल्ड मतलब दिन प्रतिदिन का गाइड है ये। सही। इसमें वर्जनिंग, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ऑर्केस्ट्रेशन, CI/CD, मॉनिटरिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सब जरूरी बातें शामिल हैं। मकसद ये है कि एक सीधा साधा रास्ता मिल जाए, चाहे कोई इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहा हो या अपना पोर्टफोलियो बना रहा हो। तो चलिए इसको देखते हैं जरा। और देखिए, अच्छी बात यह है कि ये प्लान सिर्फ थ्योरी वाला नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल काम पर जोर है। अच्छा। हाँ, और टूल्स भी वही हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे पाइथन, गिट, DVC, MLflow, डॉकर, फास्ट API, प्रीफेक्ट, कुबरनेटिस भी है शायद, मिनीक्यूब वाला। हाँ, प्रीफेक्ट और कुबरनेटिस के लिए मिनीक्यूब। मतलब सीखने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है ये, एक मजबूत बेस बनाने के लिए। बढ़िया। तो शुरू कहाँ से होता है? पहला हफ्ता है फाउंडेशन बनाने का। मतलब ऐसी ML प्रोजेक्ट्स जो भरोसेमंद हों, जिनके रिजल्ट्स को हम दोबारा पा सकें। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल। इसमें गिट रेपो बनाना, फिर पोएट्री से एनवायरनमेंट मैनेज करना, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, और DVC से डेटा वर्जनिंग, ये बहुत जरूरी है। DVC डेटा वर्जनिंग, हाँ, ये शुरू में क्यों इतना जरूरी है? मतलब कोड वर्जनिंग तो गिट से हो ही रही है। सही सवाल है। देखिए, होता क्या है कि कोड बदल जाता है पर डेटा वही पुराना रह जाता है, या डेटा बदल गया और हमें पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो होता है। DVC इसी चीज से बचाता है। वो डेटा को भी कोड की तरह ही ट्रैक करता है, वर्जन कंट्रोल डेटा के लिए। अच्छा, समझ गया। तो डेटा मिसमैच नहीं होगा। बिल्कुल। और साथ में MLflow है एक्सपेरिमेंट्स को कायदे से लॉग करने के लिए कि हमने क्या ट्राई किया, क्या नतीजे मिले। ये दोनों चीजें, DVC और MLflow, अच्छी MLOps प्रैक्टिस की जड़ हैं। इसके बिना आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये मजबूत नींव हो गई पहले हफ्ते में। अब आगे? दूसरा हफ्ता थोड़ा आगे बढ़ता है। अब फोकस है पाइपलाइनों पर, कंटेनरों पर और APIs पर। पाइपलाइन मतलब पूरा जो प्रोसेस है, डेटा लेने से लेकर मॉडल ट्रेन करने तक, उसको ऑटोमेट करना। इसके लिए प्रीफेक्ट का इस्तेमाल होता है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है वो। ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। और कंटेनर? डॉकर? हाँ, डॉकर से मॉडल को पैक करना ताकि वो कहीं भी किसी भी मशीन पर एक जैसा चले, डिपेंडेंसी इशू ना हो। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे मशीन पर तो चल रहा था। बिल्कुल, डॉकर इसी का हल है। और फिर फास्ट API से उस मॉडल की एक इन्फ्रेंस सर्विस बनाना। इन्फ्रेंस सर्विस यानी कि मॉडल को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना API के जरिए। सही, ताकि दूसरे ऐप्स या सर्विसेज उसको कॉल करके प्रेडिक्शन ले सकें। तो दूसरे हफ्ते में मॉडल सिर्फ ट्रेन नहीं हो रहा, बल्कि ऑपरेशनल होने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तो पहले नींव रखी, फिर मॉडल को चलाने लायक बनाया। अब तीसरा हफ्ता प्रोडक्शन की तैयारी। बिल्कुल, तीसरा हफ्ता है CI/CD, मॉडल रजिस्ट्री और Kubernetes डिप्लॉयमेंट पर। CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, गिटहब एक्शंस वगैरह। हाँ, गिटहब एक्शंस का इस्तेमाल करके टेस्टिंग और बिल्डिंग को ऑटोमेट करना। कोड पुश करते ही टेस्ट रन हो जाए, मॉडल बिल्ड हो जाए। इससे स्पीड बढ़ती होगी और गलतियां कम होती होंगी। यकीनन। और फिर है MLflow मॉडल रजिस्ट्री। मॉडल रजिस्ट्री, ये क्या है? ये मॉडल के जीवन चक्र को मैनेज करने के लिए है। मतलब कौन सा मॉडल वर्जन अभी टेस्टिंग में है, कौन सा प्रोडक्शन में डालने के लिए तैयार है, ये सब ट्रैक करना। एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है मॉडल्स के लिए, गवर्नेंस के लिए। अच्छा, और फिर? Kubernetes, हाँ, मिनीक्यूब का इस्तेमाल करके लोकल Kubernetes क्लस्टर पर मॉडल को डिप्लॉय करना सीखना। Kubernetes असली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में स्केलिंग के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें वो सुरक्षित रोल आउट रणनीतियां दी हैं, ब्लू ग्रीन कैनरी, वो क्या होती हैं संक्षेप में? हाँ, उनका भी जिक्र है। देखिए, सीधे नए मॉडल को सबके लिए लाइव कर देना रिस्की हो सकता है। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। बिल्कुल। तो ब्लू ग्रीन में क्या करते हैं कि पुराने वर्जन ब्लू के साथ साथ नए वर्जन ग्रीन भी चला देते हैं। फिर टेस्टिंग के बाद ट्रैफिक धीरे से ग्रीन पे शिफ्ट कर देते हैं। ओह, और कैनरी? कैनरी में नया वर्जन पहले सिर्फ थोड़े से यूजर्स को देते हैं, जैसे 5% या 10%। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे ज्यादा यूजर्स को देते हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो तुरंत वापस पुराने पे आ सकते हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। समझ गया, काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं तो। हाँ, प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो मॉडल डिप्लॉय भी हो गया। अब क्या? चौथा हफ्ता, लगता है काम खत्म। नहीं, यही तो असली काम शुरू होता है कई बार। चौथा हफ्ता है निगरानी यानी मॉनिटरिंग, फिर ड्रिफ्ट डिटेक्शन, गवर्नेंस और लागत पर।
मॉनिटरिंग मतलब मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है ये देखना। हाँ, क्या वो अभी भी सही प्रिडिक्शन दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, रिसोर्स कितना इस्तेमाल कर रहा है, ये सब। और फिर है ड्रिफ्ट, बहाव, ये क्या होता है? समय के साथ रियल वर्ल्ड डेटा बदल सकता है। हो सकता है जिस तरह के डेटा पे मॉडल ट्रेन हुआ था अब वैसा डेटा नहीं आ रहा, इसे डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा। या फिर जो चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका मतलब ही बदल जाए, इसे कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट कहते हैं। अगर ऐसा हो तो मॉडल की परफॉर्मेंस गिरने लगती है। तो इसका पता लगाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसके लिए एविडेंटली एआई जैसे टूल्स का जिक्र है प्लान में। और गवर्नेंस और कॉस्ट? हाँ, मतलब सुरक्षा का ध्यान रखना, कौन मॉडल को एक्सेस कर सकता है और ये सब चलाने में खर्चा कितना आ रहा है, उससे ऑप्टिमाइज कैसे करें, ये सब भी एमएल ऑप्स का हिस्सा है। सही बात है। डिप्लॉय कर देना ही काफी नहीं है, उसे चलाते रहना, संभालना। बिल्कुल, असली दुनिया में यही सब मायने रखता है। और फिर आखिर में इन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट। हाँ, प्लान का अंत होता है कैपस्टोन इंटीग्रेशन से, एक पूरा एंड टू एंड डेमो बनाना जिसमें सब कुछ शामिल हो जो सीखा है और उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट करना ताकि पोर्टफोलियो में दिखा सकें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 30 दिन की योजना एमएलऑप्स की जो जरूरी स्किल्स हैं उन्हें सीखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल गहरा रास्ता देती है, सीखने वालों को असली दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। हाँ, और ये सिर्फ अलग अलग टूल सीखना नहीं है, पॉइंट ये है कि ये समझना कि ये सब टूल मिलकर कैसे काम करते हैं, एक मजबूत, भरोसेमंद और कुशल एमएल सिस्टम कैसे बनता है, वो पूरी सूरत देखते हो। वो पूरी तस्वीर देखनी होती है। सही कहा, पूरी सूरत देखते हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सुनने वालों के लिए भी। पूछिए। जब कोई इस तरह के संरचित प्लान पर चलता है, खुद सब कुछ करके देखता है, तो वो सबसे अप्रत्याशित चुनौती या कोई आहा मोमेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जो अचानक समझ आती है, वो क्या हो सकती है, जो सिर्फ खुद करने से पता चलती है, किताबों या ट्यूटोरियल से नहीं?